नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। महाराष्ट्र के जब से चुनावों के नतीजे सामने आए हैं, जो एक बात सबसे ज़्यादा, सबसे ताकत से और सबसे ऊँची आवाज़ से कही जा रही है, वो ये कि ये चुनाव दरअसल जनादेश नहीं है। ये चुनाव के जो नतीजे हैं, वो नहीं हैं जो जनता चाहती थी, बल्कि ये वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी या जो महायुति चाहती थी। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में कहीं कोई जश्न देखने के लिए नहीं मिला, कहीं कोई सेलिब्रेशन देखने के लिए नहीं मिला, जितना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी महायुति को मिला। सड़कों पर आकर लोगों को नाचना चाहिए था अगर वाकई में वो फैसला जनता का था। और उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा, मार्कवाड़ी जो गांव है, वो जिन्होंने ये तय किया कि वो बैलेट पेपर से एक बार फिर से चुनाव कराएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और क्योंकि जो ईवीएम से नतीजे आए थे उन पर उन्हें भरोसा नहीं था, उनका साफ तौर पर मानना था कि ये उनके गांव का फैसला नहीं है। लेकिन आपको पता ही है कि उनके गांव के लोगों के साथ क्या किया गया। कर्फ्यू तो लगाया ही गया जिस दिन उन्होंने ये तय किया था कि बैलेट पेपर से वो चुनाव कराएंगे, अपने पैसे से सब कुछ। और अब उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं और पुलिस लगातार उनको परेशान कर रही है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आज जो नवनिर्वाचित जो विधायक थे, उनको शपथ लेनी थी आज महाराष्ट्र में। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के या महाविकास अघाड़ी के जो विधायक चुनकर आए हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि वो इस जो ये प्रोग्राम है उसमें शिरकत नहीं करेंगे और वो इस आज शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने एक तरह से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। उन्होंने कहा क्योंकि ये फैसला ईवीएम से आया है, ये वो फैसला नहीं है जो जनता ने चुना है। मैं आपको सबसे पहले सुनवाना चाहूंगी कि नाना पटोले ने सबको लेकर क्या कुछ कहा है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि राजीव कुमार ने आज इसको लेकर क्या कुछ कहा है, क्या बोले हैं वो और किस तरह से बोले हैं, जिसको लेकर और बड़े सवाल पैदा हो गए हैं। सुनिए आप पहले नाना पटोले ने क्या कहा है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहना है कि ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम ये कर रहे हैं कि आज हमने बहिष्कार किया है। जो आज शपथ जो एक तरह जो आज जो नवनिर्वाचित जो जितने भी विधायक थे वो ओथ ले रहे थे और उन्होंने इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि ये साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो फैसला आया है, ये दरअसल जनता ने ये फैसला नहीं दिया है, बल्कि ये चुनावी धांधली और जिस भी तरीके से जो कुछ किया गया ये उसकी वजह से आया है। ये साफ तौर पर यहाँ पर कहते हुए नाना पटोले नजर आ रहे हैं। और यही मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ नाना पटोले नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से यही कहा गया है और इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया है। अब लगातार ईवीएम को लेकर, लगातार चुनावी धांधली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को क्या करना चाहिए था? उन्हें सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और जितनी भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो जनता के मन में जो शंका है, जो जितने भी चुनावी जो दल हैं, उनके मन में जितनी भी शंका है, उस सबको उनको दूर करना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहे हैं?
वो अंबानी और अडानी के जो चैनल हैं उनके प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की, वहां पर उनको एजाज से नवाजा गया और वहां पर उन्होंने ये कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर निंदा रस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और प्रशंसा जो रस जो है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि लोग लगातार राजीव कुमार की निंदा कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पहले वो घिसी पिटी शायरी आपको सुनने के लिए मिली और अब वो कविताओं की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि समाज में निंदा रस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये काम कौन कर रहा है? ये जवाब दे रहे हैं राजीव कुमार, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि इस देश के में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इस देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है और ऐसे वक्त में जब उनके ऊपर सवालों के अंबार हैं, ऐसे वक्त में चुनावी पार्टियां जितनी भी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, वो जब सवाल उठा रही हैं तो राजीव कुमार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब देते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अंबानी और अडानी के चैनल्स में जाकर आप ये देखिए, इस सब पर एक तरह से मजाक उड़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं राजीव कुमार की जो कुछ भी सवाल उठाए जा रहे हैं दरअसल वो बेबुनियाद हैं और निंदा रस जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनकी इतनी निंदा की जा रही है। उन्हें शायद अपने सीनियर एसवाई कुरैशी को सुनना चाहिए, जो इस साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अब तक इंतजार ये कर रहा हूं और मैं कई बार लिख भी चुका हूं कि राजीव कुमार को, चुनाव आयुक्त को जितनी भी शंकाएं हैं, जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वोटिंग परसेंटेज को लेकर हो या फिर काउंटेड और कास्टेड वोट को लेकर हो, ये तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं इनके जवाब उनको देने चाहिए। आखिर वो खामोश क्यों हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। लेकिन जब वो बोले हैं राजीव कुमार, तो देखिए क्या बोले हैं, जिनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आपने देखा ही होगा कि इस सबके बीच केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल ने बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत सामने रखकर सीधे तौर पर उन्होंने ये बता दिया है केजरीवाल ने कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, किस तरह से बोगस वोट्स बढ़ाए जा रहे हैं और जो लोग अभी जिंदा हैं, जिनका वोट है उसी इलाके में है, उनके वोट्स किस तरह से काटे जा रहे हैं, जो इल्जाम महाराष्ट्र में भी लगा था। और बाकायदा तौर पर उन लोगों को वो साथ में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए थे और उनसे बाकायदा तौर पर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत के तौर पर उनको पेश भी किया था। तो चारों तरफ से चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है, चारों तरफ से राजीव कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने पूरी तरीके से हल्ला बोल दिया है। खबर यह भी है कि जिस गांव ने नजीर पेश की मार्कवाड़ी, वहां पर राहुल गांधी और शरद पवार भी जा सकते हैं, ये इस तरह की भी खबर है। तो अब विपक्ष जो है उसको ये पता है कि तमाम तरह के मुद्दे उठाना एक तरफ और चुनावी धांधली और ईवीएम से चुनाव होना, चुनावी गड़बड़ियां, ये सबसे अहम मुद्दे हैं जिनको उन्हें जोर शोर से उठाना है। क्योंकि अब आने वाले वक्त में दिल्ली और बिहार में भी चुनाव है। अगर यही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई जाती रही तो जो हाल हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है वही दिल्ली और बिहार में भी रिपीट हो सकता है। क्योंकि अब बीजेपी को लग रहा है कि एक सेट फॉर्मूला उनके हाथ लग गया है, जिसके बलबूते जनता जो चाहे वो कहती रहे। जनता किसी भी तरीके से परेशान हो, वो अपनी मांगों को रखे, वो सड़कों पर उतरे। किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, हर वर्ग परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो ऐसे में कड़े और बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। यही वजह है कि आज बड़ा फैसला महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने लिया कि उन्होंने बहिष्कार किया उस ओथ सेरेमनी का और उसके साथ साथ उन्होंने आगे भी इसको लेकर बड़े आंदोलन की बात कही है। और यह आंदोलन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का ही नहीं है, बल्कि जो समाज सेवी जितने भी संगठन हैं बड़े, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है और भी कई तरह के संगठन हैं जिन्होंने इसको एक तरह से आर या पार के मूड में वो नजर आ रहे हैं कि इसको इस बार आर या पार इस पर होनी ही चाहिए और इसको
इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के बाद एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन महाराष्ट्र के बाद आप ये देखिए ये सवाल और ज्यादा उठ खड़े हुए हैं। ये खतरा लोकतंत्र पर है, ये खतरा संविधान पर है, इसलिए इस पर बात करना और बार बार इस मुद्दे को उठाना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि वक्त वक्त पर हम इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आप जागरूक रहें, क्योंकि मतदाता का जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है। वरना इस तरह से चुनावी धांधली होती रहेगी और आपके जनादेश की लूट होती रहेगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर संदीप यादव है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना माना चेहरा है। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत डॉक्टर सुनीलम जी मैं आपसे करना चाहूंगी। ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि सिविल सोसाइटी से लेकर तमाम लोग अब किसी एक मुद्दे को अगर जोर शोर से उठा रहे हैं तो वो है चुनावी धांधली। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि चाहे किसानों के मुद्दे हो, महिलाओं के हो, वंचित वर्ग के हो, कोई भी मुद्दे हो, वो सब के सब बेमानी हो जाते हैं अगर चुनावी धांधली करके जनादेश की लूट कर ली जाए। और आज आप ये देखिए कि बहिष्कार किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, वरना आज आइडियली तो 288 विधायकों को शपथ लेनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के विधायकों ने इसका बहिष्कार किया, जो एक बड़ा कदम माना जा सकता है। खबर यह भी है कि मार्कवाड़ी जो गांव है जिसने एक नजीर पेश की, वहां राहुल गांधी और शरद पवार जाएंगे, इस तरह की खबरें हैं। और आपने सुना ही होगा अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने तो सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल ने पहला जी माफ कीजिएगा, पहला रिएक्शन आपका डॉक्टर सुनीलम। बुशरा जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को इस बात की बधाई देता हूं कि आप लोग खुल करके अडानी अंबानी जो है उनके जो पाप हैं और जो जिस तरीके से वो राजनीति के अंदर दखल करने का काम कर रहे हैं और पूरी की पूरी देश की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे हैं, कम से कम आपका चैनल उसका जिक्र करता है। नहीं तो अब हिम्मत जो है बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि वो डायरेक्टली नाम भी ले सके। जो मैं देखता हूं कि बाकी सब चैनल कहते हैं व्यापारिक समूह के ऊपर जो है आपत्तिजनक नारे लगाए गए पार्लियामेंट में, मतलब वो भी अडानी अंबानी का नाम लेने के अंदर भी इतना ज्यादा डर हो गया है इन कॉर्पोरेट्स का। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो सिविल सोसाइटी का आपने उल्लेख किया, सिविल सोसाइटी के लोग तो अगर उनका चलता तो मैं, क्योंकि खुद ईवीएम हटाओ देश बचाओ का हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग की थी जिसमें 22 पॉलिटिकल पार्टी आई थी, सभी ने कहा था कि हम ईवीएम के खिलाफ में हैं। तो सिविल सोसाइटी तो अपना एक स्टैंड ली हुई है। सिविल सोसाइटी पूरे देश को ईवीएम के अंदर की जो गड़बड़ियां हो सकती हैं उसको लेकर के, बैटरी को लेकर के, 17C को लेकर के, वीवीपीएटी पैड को लेकर के, जो तमाम सारे जो इसके सवालात हैं उसको पूरे देश के सामने रखने का काम कर रही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टैंड लेने में घबराती है। पहली बार इस तरीके का हुआ कि अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा कि अगर पूरी की पूरी सीट भी यूपी की जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम पे सवाल उठाऊंगा। फिर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के खड़गे जी ने ये कहा कि हम ईवीएम को लेकर के सड़कों के ऊपर आएंगे। पहली बार ये हो रहा है। हम लोगों ने तो उसी दिन सब लोगों ने प्रोग्राम भी किए और बरकावाड़ी के ऊपर चर्चा भी की, लेकिन जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्हें तो मतलब वहां जाने की जरूरत नहीं थी। वो तो कह सकती थी कि भाई हम जो है कम से कम जितने हमारे विधायक जीते हैं उनके जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सब विधायकों में हम अपनी जगह पर टेस्ट करा रहे हैं। हम अपनी जगह पे अपने बूथ के ऊपर जहां पर हम जीते वहां टेस्ट करा रहे हैं कि वास्तव में अब उन्हें कितना वोट मिलता है ना, तो टेस्ट हो जाता। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो एक गांव के लोगों ने करके दिखाया, वो कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में करवा ले, या अगर ये तय कर ले कि अब महाविकास अघाड़ी, तो मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो 2-4-5 हजार गांव के अंदर जो है वो इस तरीके का बैलेट पेपर से करा ले। फिर कहाँ कर्फ्यू लगाने की दम है?
सरकार में केंद्र सरकार और जो है महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस और अर्धसैनिक बल कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे और क्या कर लेंगे, ये हम भी देखते और पूरा देश भी देखता। कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ये चुनौती देने की बात है। तो मुझे लगता है ये है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छी कम से कम उन्होंने शुरुआत की। शुरुआत इस मायने में कि ईवीएम की गड़बड़ियों को फोकस बनाकर उन्होंने शपथ नहीं ली। नहीं मालूम कि वो 3 दिन में के सत्र में शपथ लेंगे नहीं लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन में शपथ नहीं लेंगे तो कोई उनकी सदस्यता चली जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है ना। तो अब वो मामला को कहां तक खींचते हैं और कितना खींचते हैं, ये सवाल है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या वो इस सवाल को अभी तात्कालिक तौर पे उठा रहे हैं, ईवीएम के सवाल को, या लॉन्ग टर्म वो एक घोषणा कर रहे हैं कि भाई जब तक हम असेंबली मेंबर हैं तब तक हम रोज ईवीएम के सवाल को उठा करके, हम लोगों ने किया था एक बार में कारगिल के खिलाफ में जो है एक आंदोलन चला था। तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस होते थे, उसके नेता जॉर्ज फर्नांडिस के घर से लेके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक जाते थे। एक अनिल हेगड़े, वो बाद में सांसद भी हो गए थे जनता दल यू के, वो उसके अंदर रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको एक सतत आंदोलन की घोषणा न केवल विधायकों को बल्कि पार्टी के स्तर पे करना पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी बात है। खबर तो ये मिल रही है कि राहुल गांधी जो है इसको लेकर के यात्रा शुरू करने वाले हैं ईवीएम के खिलाफ में। मुझे लगता है कि ईवीएम के खिलाफ में अगर वो यात्रा जब शुरू करते हैं तो पहले ये अनाउंस करना बहुत जरूरी है कि हम बिहार और दिल्ली के चुनाव बैलेट पेपर से ही करवाएंगे, हम ईवीएम से होने वाले चुनाव को स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो एक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने बात उठाई वो तो आप यूपी के अंदर देख चुकी है। यूपी के अंदर किस तरीके से हुआ था, है ना। वो आपने देखा था रामपुर के अंदर किस तरीके से वो आजमगढ़ खान साहब के क्षेत्र के अंदर जो है पूरे के पूरे इलाके डिलीट कर दिए गए थे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि ऑपोजिशन के जहां पर वोटर्स होते हैं उनके एन ब्लॉक नाम वहां से काट देते हैं, 2-4-10 हजार का अंतर तो इसी से ले आते हैं। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है। और एक और तरीका इस बार जो निकला नया मॉडल, वो ये था कि भाई आप लोगों को वोट नहीं डालने दो, मतलब उनका नाम आ जाए तो भी उनको वोट डालने ना डालने का काम करो, फिर बाद में ईवीएम और फिर बाद में 17 सीलो, बाद में फिर बैटरी, वो सब कुछ चीजें हैं। तो मेरा कहना ये है कि कम से कम ये स्टैंड आज की तारीख में लिया, तो आज की तारीख में तो महाविकास अघाड़ी को बधाई दे सकते हैं। लेकिन नाना पटोले ने जो कुछ कहा और आदित्य ठाकरे ने जो कुछ कहा, ईवीएम के ऊपर सवाल लिखा है। हमारा केवल कहना इतना है कि सिविल सोसाइटी के लोग ये चाहते हैं कि आप इसमें फर्म स्टैंड लें और फर्म स्टैंड लेकर के आप इसके ऊपर आगे बढ़ने का काम करें। नहीं तो जो सरकार उन्होंने अडानी अंबानी के पैसे से बनाई है उसने अपना काम शुरू कर दिया। याद है आपको कि ये वही लोग हैं, मोदी और जो है अमित शाह, जिन्होंने कि 70,000 करोड़ के ऊपर सवाल उठाया था, अजीत पवार को जेल में भेजने की बात की थी। तो पिछले टर्म के अंदर उनके 70,000 करोड़ के सब करप्शन के सब चार्जेस माफ हो गए। और आज की तारीख में ट्रिब्यूनल ने उनको उनकी जितनी बेईमानी संपत्ति थी, बेनामी संपत्ति उनके परिवार की, वो वापस कर दी। कहा कि डिपार्टमेंट ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि जो है इनकी वास्तव में बेनामी संपत्ति है। तो मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उसको प्रोसिक्यूट करो। अगर आपके पास में कोई तथ्य नहीं थे कि बेनामी संपत्ति है, तो आपने संपत्ति कैसे जब्त की? और अगर आपने संपत्ति जब्त की है तो फिर आज आपने किस आधार पर छोड़ दी? और अगर आपने गलत काम किया है तो फिर अधिकारियों को प्रोसिक्यूट होना चाहिए। ये मामला फिर अजीत पवार अकेले का नहीं है, लेकिन हमको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मालूम है कि ये मोदी जी की वॉशिंग मशीन है। मोदी जी की वॉशिंग मशीन में इस देश के टॉप मोस्ट 30 करप्ट पॉलिटिशियन धुल चुके हैं, उनकी सफाई हो चुकी है। वो बिल्कुल सफेदी की चमकार का विज्ञापन करते हुए इस समय दिखलाई दे रहे हैं। और पूरे तरीके से इस देश के अंदर जो कहते हैं हम लोग कॉर्पोरेट कम्युनलिज्म का नंगा नाच करते हुए वो लोग दिखलाई दे रहे हैं, जिसका नेतृत्व हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग कर रहे हैं, जिसका पूरा प्रयोग उन्होंने किया झारखंड में, लेकिन उसको विफल करने का काम कर दिया। तो मेरा कहना यह भी है कि आखिरकार आप जो है अगर शांत बैठ जाएंगे, अगर आप इसको स्वीकार कर लेंगे महाराष्ट्र के फैसले को, तो फिर तो उन्हें क्या करना है? वो तो आए हैं, जिस पैसे से आए हैं उन्हें पूरा का पूरा मुंबई की धारावी से लेकर के खाली जमीनें जो हैं वो अडानी को सौंपने का काम करना है। तो वो अपना काम करते चले जाएंगे
और आप ईवीएम को लेके आज आपने कहा है, कल वो जो है कॉर्पोरेशन का चुनाव अभी तक कराने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी मुंबई की, क्योंकि उन्हें मालूम थी कि यहाँ पर जो है अगर कराएंगे चुनाव तो इसके अंदर शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की वो आ जाएगी। लेकिन अब तो ईवीएम अगर ईवीएम का कुछ नहीं उखाड़ पाए, उस प्रक्रिया को नहीं बदल पाए, वो चुनाव करा लेंगे, वो मुंबई के अंदर काबिज हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ना तो ट्वीट काम करेंगे, ना बयान काम करेगा, ना कोई धमकी काम करेगी, अब केवल और केवल सड़क काम करेगी। और सड़क के ऊपर मेरा कहना यह है, होना तो ये भी चाहिए था कि जितने मतलब मैंने हो सकता है मैं बहुत ज्यादा देख भी नहीं पाता हूं, लेकिन महाराष्ट्र का ईवीएम का इशू पार्लियामेंट के अंदर बहुत इफेक्टिवली नहीं उठा। हो सकता है उठा होगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन नहीं। असल में मतलब ठीक है, आपने अडानी और मोदी एक है ना, और हम भाई भाई है, वो सब बहुत आवश्यक है। लेकिन जो पूरा लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो तो ईवीएम से हो रही है, और वो चुनाव जो है असंवैधानिक है, और आपको बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराओ, ये बात पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश के सामने रखने का काम आपको करना चाहिए, है ना। तो और अब वो जो है, जो अब देखिए सिविल सोसाइटी अपना काम करती थी, अभी किसान आंदोलन के लोग कर रहे हैं, अभी चारों तरफ से घिर जाएगी केंद्र सरकार, किसान घेर लेंगे, वो अपनी दम से घेरेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की दम तो बहुत ज्यादा है ना, उनके पास तो रिसोर्सेज है ना, वो लोग तो एमएलए एमपी मंत्री रहते हैं ना, या रहे हुए हैं, तो उनके पास कोई कमी नहीं है। वो क्यों नहीं सड़क पे उतरते हैं? और अगर वो सड़क पे नहीं उतरते तो लोग ये मानते हैं कि ये डरपोक है, ये डरे हुए हैं, और इन्हें लगता है कि अगर हम उतरेंगे तो हमारा कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो ये तो वही है कि आप सड़क के ऊपर वही उतर सकता है जिसके पास खोने के लिए नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी उतरने की बात कर रहे हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ये जो नेता हैं, कुछ नहीं, मेरा कहना है कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है राहुल गांधी के साथ एक भी नेता चले। ये 28 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, ये 28 पार्टियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर ईवीएम हटाओ देश बचाओ की यात्रा निकालें। अगर महाविकास आघाड़ी के जो टॉप 10 लीडर्स हैं वो केवल महाराष्ट्र के जिलों को बांट करके वहां पर अगर अपनी यात्रा ईवीएम के खिलाफ में निकालने का काम करें, तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ऐसा माहौल बन जाएगा। और फिर आप ये जो राजीव कुमार है, आप इसको जो चाहे करने दे रहे हैं। आखिरकार चुनाव आयोग इस देश के अंदर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराना। पॉलिटिकल पार्टियां उसका घेराव क्यों नहीं कर रही है, मेरी बात आज तक समझ में नहीं आया। मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि ये जो 240 तक ये समझ गए थे मोदी, 234 से इनके पास हैं मेंबर, 234 पार्लियामेंट के मेंबर्स ने लिख करके स्पीकर को दिया है क्या हम इसके ऊपर महाअभियोग चलाना चाहते हैं। महाभियोग चलवाइए, आप घेर के बैठिए। आप सांसद किस लिए चुने गए भाई? आप सांसद चुने गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप निकले घर से निकले आप और वहां पर 15 मिनट की नारेबाजी की और फिर अपने काम में आप लग गए। ऐसा कैसे? आप जाके बैठ जाइए। चुनाव आयोग को घेर करके इस देश के अगर 234 सांसद बैठ जाते हैं इंडिविजुअली जाकर के, तो फिर उसके बाद में लाखों लोग इस देश में सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन आप मन तो बनाइए कि इसका कुछ इलाज करना है, नहीं तो आप सिंबोलिज्म से कब तक काम चलाएंगे? सिंबोलिज्म से काम होने वाला नहीं है। बहुत गंभीर परिस्थिति है और इसके लिए गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे। और वो ताकत जन आंदोलनों की जितनी है वो तो लगा रहे हैं, लेकिन वो असल ताकत वो पॉलिटिकल पार्टीज की है, अपोजिशन की है, उसको लगानी पड़ेगी। जी विश्लेष जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर इस बार वो आर या पार के मूड में है, अगर वाक़ई में वो ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं और उसमें कन्विक्शन है कि जो कुछ महाराष्ट्र या हरियाणा में जो नतीजे आए, दरअसल वो नतीजे नहीं है जो जनता ने कैद किए। यह जनता का कि वो फैसला नहीं है, बल्कि वो फैसला है जो एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी। तो फिर उसके बाद तो आपको ये कहना चाहिए कि अगर ईवीएम से चुनाव होते रहे, तो हम आगे आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। एक बार आपको इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ बातें करेंगे या फिर चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिखकर उसके जवाब के आपको मिल जाएगा और जवाब में भी एक तरह से आपकी छीछा लेदर ही होगी। फिर आप को बुलाएगा चुनाव आयोग आपको बिठाकर किसी तरह की वो तसल्ली नहीं दे पा रहा है जो आप शायद उम्मीद करके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक तरह से आप खाली हाथ लौटते हैं। तो बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि फिर आखिर ये ईवीएम की जो लड़ाई है, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि वो हल्ला बोल रहा है, तो आखिर ये कहां जा रही है? डॉक्टर संदीप, आपसे मेरा सवाल, ये ईवीएम की पूरी लड़ाई
ये जिसको हमने देखा कि केजरीवाल ने जिस तरह से उठाया, वो ज़ाहिर-सी बात है एक थोड़ा कन्विक्शन उनमें नज़र आया कि वो सबूतों के साथ आए। वो लोग भी वो साथ लेकर आए। एक उनका थोड़ा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है, वो उन्होंने दिखाया। वो कहते हैं कि वो उतने ही शातिर हैं जितने भारतीय जनता पार्टी, तो शायद वो उन्हीं के तरीके से शायद सोच भी पाते हैं। उन्होंने वो दिखाया। लेकिन राहुल गांधी में वो कन्विक्शन नज़र आता है, लेकिन अगर वो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही अगर वो यात्रा निकालते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे बड़ा असर होगा? अगर मार्कवाड़ी जो गाँव है, वहाँ पर शरद पवार और राहुल गांधी और दूसरे नेता जाते हैं, तो क्या उनको एक तरह से वो सपोर्ट मिलेगा? और अगर दूसरे गाँव के किसी के लोग अगर इसी तरह की कोई एक्सरसाइज़ करना चाहेंगे, तो उन्हें वो हिम्मत मिलेगी। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? किधर जा रही है ये पूरी लड़ाई? क्योंकि अब से 2 महीने के बाद दिल्ली के चुनाव है और फिर उसके बाद बिहार, और हो सकता है दोनों के साथ में करा दिए जाएँ। जी नमस्कार। बेसिकली ये जो यात्रा है जो कल से प्लान की गई ऐसी खबर आ रही है रविवार जी। से मरकड़वाड़ी से, सोलापुर का गांव है वो, और सोलापुर ही जिले में पंढरपुर भी है जो अ, महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एक तरह से कस्बा है, जहां विट्ठल का मंदिर है और बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। मरकड़वाड़ी से ऐसी बातें आ रही हैं और इस बार एक चीज स्पष्ट हुई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को स्पष्ट हो गया पूरी तरह से कि ईवीएम जो है कहीं न कहीं वो उसमें मामला कुछ गड़बड़ है। और हुँ, जनता जो है और एक और बात है कि आप जनता जो है वो बहुत क्लियर है कि ये जो सरकार है वो कहीं न कहीं इससे मैनेज कर रही है। जो लोग आप आम आदमी से बात करिए, वो यही कहते हैं, वो ईवीएम की बात करते हैं। अब उनके जो भी सोर्स हों, लेकिन हर आदमी अगर 10 आदमी से आप बात करिए तो उसमें 9 या 8 कहते हैं ये बात। और एलन मस्क हुँ, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट्स में से एक हैं, दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं। वो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि ये हैकेबल है, इसको हैक किया जा सकता है, इसको टेम्पर किया जा सकता है। अब उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। अभी लेबनान में हुँ, हमने देखा कि हिजबुल्लाह के ऊपर पेजर बम से हमला हुआ और वो मतलब पेजर उनके फट गए और उनकी मौत हुई, वॉकी टॉकी से कनेक्टेड था और जैसे भी था। ये सब कुछ संभव है। आपने देखा होगा कि भारत की पार्लियामेंट में हल्ला मचा था कुछ दिन पहले जब पेगासस जैसा एक स्पाईवेयर भारत सरकार ने इजराइल से खरीदा था। इजराइल एक छोटा सा देश है, 90 लाख आबादी है, लेकिन बड़ा टेक्नोलॉजी में आगे है। अब आप देखिए कि अगर सरकार गलत नहीं है, तो कल की पार्लियामेंट में 2 चीजें उन्होंने की सत्ता पक्ष ने। एक तो उन्होंने जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी के संबंधों को जोड़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी की जो 222 नंबर की सीट है पार्लियामेंट में राज्यसभा में, उससे नोटों की गड्डियां मिली। अभिषेक मनु हुँ, सिंघवी ने कहा कि मैं तो केवल 500 के नोट रखता हूं और ये मेरा नहीं है। तो ये जो है कि मुद्दे बनाए जाए और ताकि पार्लियामेंट को टाला जाए और कैसे भी अडानी को बचाया जाए। जो अडानी को बचाने के इस लेवल तक जा सकता है, जिसके ऊपर पूरा आरोप लगता रहा है, तो आप इस बात से समझिए कि सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। और ये अगर आज लोग नहीं जागते हैं विपक्ष के, तो ये सही बात है कि जो मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक वो रूल करेंगे, वो करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आप देखिए कि राजीव कुमार जी को सम्मानित क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि क्या उनको हुँ, इसलिए सम्मानित किया जा रहा है कि आज 21वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वोटर्स अपना वोट नहीं दे पा रहे हैं? वो माइनॉरिटी जो छोटी-मोटी माइनॉरिटी नहीं है, 20% जिसकी आबादी है, 17%, 18% जो भी है, उसके लोग वोट नहीं दे पाए। क्या इसके लिए इस खुशी में उनको सम्मान दिया जा रहा है एनडीटीवी से और दूसरे चैनल से और उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है? इस खुशी में कि उस चुनाव में माने सत्ता पक्ष ने ये नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में लोग उनका विरोध करेंगे। माने वोट डालने जाएंगे और सामने खड़े हो जाएंगे उनकी बंदूकों के, उनकी उनकी जो सत्ता का दम्भ है उनके सामने खड़े हो जाएंगे। उस गुस्से में संभल का दंगा कराया जाता है ताकि उनको कैसे भी ठिकाने लगाया जाए, ताकि उनको और डराया जाए, उनको बताया जाए कि तुम इस देश में दूसरे मतलब एक तरह से देखा जाए तो कम तुम नागरिक हो या हुँ, कमतर नागरिक हो, उनको बताया जाए। अब जॉर्ज सोरोस का देखिए, जो जॉर्ज सोरोस हैं, उनकी हंगरी अमेरिका में माने हंगरी में जन्म हुआ उनका 1930 में, बूढ़े आदमी हैं वो और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो। डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाली संस्थाओं को वो पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह के। जितनी अडानी की संपत्ति है 66 बिलियन डॉलर्स जो है, उसका आधा करीब करीब वो पूरी दुनिया को डोनेट कर चुके हैं जॉर्ज सोरोस।
जहां सोरोस अब तक $32 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। तो वो क्या गलत कर रहे हैं भाई? और राहुल गांधी का उनसे क्या कनेक्शन है? आप क्यों अब्स्ट्रैक्ट बातें करते हो? कंक्रीट बातें करो ना। आप समझ रहे हो कि जनता देश की बेवकूफ है? जनता सारी चीजें समझती है। आप बताइए, आप जब वहां अमेरिका में इंडाइटमेंट होता है अडानी को, तो आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो। पार्लियामेंट के 2 हफ्ते चले गए, 2 हफ्ते चले गए, कोई सब्सटेंटिव कुछ बात नहीं हुई है, कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई है। और ये लोग बचना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में धांधली से, संभल के मुद्दे से, मणिपुर के मुद्दे से, और सबसे बड़ी बात अडानी के मुद्दे से। तो आप जो बचा रहे हैं, तो ये साफ साफ बातें हैं। अब आप देखिए कि उसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हेमंत सोरेन 5 महीने सिटिंग चीफ मिनिस्टर, कितना रुपया मिला था? 34,50,000 कुछ मिले थे रुपए उनके दिल्ली वाले आवास से। उसमें वो 5 महीने की जेल काट के चले आए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। और यहाँ अडानी के बड़े भाई पर जो उनकी सेल कंपनीज हैं बरमुडा में, मॉरिशस में, और जो उनके ऊपर ब्लैक मनी को व्हाइट, वही सेम पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा हुआ है, उसके आरोप में वो घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वही सेम एलिगेशंस लगे हैं जो भारत की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसकी चेयरमैन माधवीपुरी बुच, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। वो पहली गैर अधिकारी उसकी अध्यक्ष है। वो अब तक जितने भी ऑफिसर्स होते थे सरकारी, वही बनते थे। उनको क्यों बनाया गया, इसी से साफ पता चलता है। उनके पति धवल बुच पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अडानी पे साफ साफ एकदम मामला है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया और अपने इन्वेस्टर्स को प्रभावित किया घूस देके। भारत के और दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर एनर्जी के वो व्यापारी हैं अडानी, दुनिया के सबसे बड़े। तो आप ये समझिए कि इसी मसले पर कांग्रेस के जमाने में हर्षद मेहता को जेल हुई थी और केतन पारीक को जेल हुई थी। तो ये सरकार एकदम खुलेआम बचा रही है और मीडिया के सपोर्ट से बचा रही है, क्योंकि चर्चा नहीं हो रही, पब्लिक परसेप्शन उस तरह से नहीं बन पा रहा, नहीं तो देश तो एकदम गुस्से में आ जाता। अब मैं ये मैंने जो बातें हैं जो चुनाव में कही जा रही हैं, अब मरकड़वाड़ी ने जब कहा कि हम करेंगे अपने बैलेट से चुनाव, हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कितना वोटों को मैनिपुलेट किया गया है। वहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उस जो विधानसभा से सतपुते और जो जीते हैं, वो शरद पवार गुट से जानकर, लेकिन वोट पड़ा नहीं है वहां। वो तो लोग अलर्ट थे, तो वो मालूम चल गया। अब ये देख लीजिए कि लोगों को ये कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन जितने लोग थोड़ा सा भी तार्किक हैं, उनको ये साफ साफ पता चल गया है कि ये बहुत ही गंभीर मैनिपुलेशन है। और ये मैनिपुलेशन बहुत ही गंभीर है। वो डेमोक्रेसी के, भारत की डेमोक्रेसी के साथ एक जुगाड़ है, वो मैनिपुलेट की जा रही है। तो जब आप मतलब आप देखिए ना, दुनिया की जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। अपने यहाँ बैलेट पेपर से, जापान, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, माने यूके, अमेरिका, ये सब देश बैलेट से चुनाव करते हैं। और यहाँ भारत, जिसमें ईवीएम मिल जाती है 99% चार्ज, अभी बात हो रही थी वीवीपैट की और बैटरियों की, माने गजब गजब एग्जाम्पल्स आए हैं निकल के। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अच्छा, इसका जो व्यापक है ना, उसका मैं थोड़ा 5 मिनट लेके आपको समझा दूं कि ये जो लोग समझ रहे हैं, ऐसा है एकदम नहीं। मोदी जी का ये मॉडल रहा है गुजरात का। देखिए, गुजरात में जो बीजेपी पावर में आई, वो 95 में आई, और उसके पीछे था माधव सिंह सोलंकी, एक वहां चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के जमाने में, बड़े लोकप्रिय थे, और उन्होंने खाम बनाया। उन्होंने बनाया क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, उन्होंने एक समीकरण बनाया। वहां क्षत्रिय ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी, आदिवासी और दलित और मुस्लिम का एक समीकरण बनाया। उसका बड़ा उनको सक्सेस मिला। और आपको मालूम होगा कि भारत में जो बैकवर्ड्स का रिजर्वेशन लागू हुआ, वो 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ, लेकिन माधव सिंह सोलंकी ने 1985 में गुजरात में लगा दिया था 27% का रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, 5 साल पहले ही। वो थोड़े दूसरी सोच के और प्रोग्रेसिव आदमी थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि पूरे गुजरात में इस विरोध में दंगे हुए। दंगे कौन करवा रहा था? ज्यादातर 3 जातियों के लोग शामिल थे उसमें बनिया थे, ब्राह्मण थे और पाटीदार थे। क्योंकि पाटीदार वहां धनी है और अपर कास्ट में आते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, और वो आंदोलन इतना हिंसक हुआ, लंबा चला। इसी बीच ये जो आंदोलन है, उसका मुस्लिमों से झड़प हुआ, और उसके बाद वो जो आंदोलन था, वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम हो गया। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि अरे, ये तो सिंपल है कि अगर कोई मूवमेंट चलता है, उसको हिंदू मुसलमान बना दो, तो ऑटोमेटिक प्रगतिवादी मूवमेंट से वो बदल जाएगा, एक कम्युनल एंगल आ जाएगा उसमें, और वो कभी मतलब मैंने खास करके प्रगतिवादी कभी सफल नहीं हो गए, और उधर हमको फायदा मिलेगा। इसी मॉडल को शुरू किया
95 में बीजेपी ने शंकर सिंह बघेला थे, केशुभाई पटेल थे, 2001 में मोदी जी आए। और मैं कुछ आंकड़ों से आपको बता दूं कि लोगों को लग रहा होगा कि गुजरात में वो लगातार जीत रहे थे अपनी लोकप्रियता से। ऐसा एकदम नहीं था। जो गोधरा का हत्याकांड हुआ उसमें बताते हैं कि 2000 लोग मारे गए। भारत सरकार भी कहती है 1167 लोगों के मारने का आंकड़ा है। अब उसमें जान लीजिए कि 4000 से ज्यादा केसेस थे हिंदू मुसलमान दंगों के, और लोअर कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई और 2500 तक तो जो केसेस थे वो ऐसे ही सलट गए, क्योंकि जितने भी काडर थे बीजेपी के, ज्यादातर उन्हीं लोगों को पीपी बनाया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया। और उसके बाद उन्हीं लोगों को वो सेट करके वो मुकदमे आधे तो ऐसे कर दिए गए हिंदू मुसलमान वाले, और बाकी को गवाहों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में वो सब 4000 मुकदमे निपट गए। और ये जो जी सिस्टम था, ये जो कनेक्शन था पुलिस का, प्रशासन का, मैनेजमेंट का, जो ईवीएम भी जिसमें शामिल है, चुनाव करवाने का, जुडिशरी का, गुजरात में ये सब कुछ मैनेज कर लिया गया और वही चल रहा था 2014 तक। अब वो क्या हुआ कि वही मॉडल 2014 वाला लागू कर दिया गया है भारत में 2014 के बाद से। तो आप ये मत समझिए वो कुछ ऐसा नहीं था, वो गुजरात में पहले से ही चल रहा था। ईडी, सीबीआई, आईटी उसका विस्तार है बस, और ये जो ईवीएम है ये भी विस्तार है। बहुत लोगों को भ्रम होगा कि ये ऐसा है, एकदम नहीं है। ये उसी का एक विस्तार है और उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर ये यात्रा नहीं होती है तो आप कभी नहीं जीतेंगे, आप कभी, विपक्ष कभी नहीं जीतेगा। और भारत में जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में जब राजनारायण कोर्ट गए फूलपुर के चुनाव को लेकर, और जो जजमेंट आया, और वास्तव में मैंने गड़बड़ियां हुई थी, और उसके बाद आपने देखा कि इमरजेंसी लगा और पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये भी कुछ नहीं, ये भी वही मामला है। और इसमें जनता को ही खड़ा होना होगा और जनता को लड़ना होगा। लेकिन सर ने सही कहा कि जन आंदोलनों में बेसिकली क्या है कि अभाव है संसाधनों का, और जन आंदोलन के लोग फियरलेस होते हैं, बिना डर के होते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी, जब किसान आंदोलन हुआ 732 लोग मरे, तो ये लोग कहाँ थे? ये किसके लिए लड़ते हैं? ये किसान जो देश के बहुसंख्यक है, 60% है, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? उनके लिए कब खड़ा होना था? इनको तो वहीं बैठना था। इन पॉलिटिकल पार्टीज को तो कब बैठेंगे? किसके लिए लड़ते हैं ये? इनके देश का की परिकल्पना है, और जो इनका देश का जो वो है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इनको सोचना होगा कि कब लड़ेंगे। आपको हर मुद्दे पे जिससे जनता का मतलब है, जनता का सरोकार है, उस पर खुल के सामने आके बोलना होगा। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि जनता को बोलना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा। लेकिन उसको वो कब होगा? वो तभी होगा जब उन्हें लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी एक तरह से ढाल बनकर सामने खड़ी हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है फिर डॉक्टर सुनीलम जी कि हम वो सोसाइटी जहाँ पर जीएसटी लागू कर दी जाती है, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं उनकी पूरी तरीके से कमर टूट जाती है। हमने कोरोना में देखा क्या हाल हुआ। हमने देखा कि नोटबंदी हुई तो अपने ही पैसे लेने के लिए लोग लाइनों में लग गए, और उसके बाद अपने ही पैसे लेने के लिए वो लाइनों में लगे लगे मरे भी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसी पार्टी को वोट भी किया, सड़कों पर आकर उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज ने हालांकि उस वक्त बहुत जोर शोर से उठाया था, और उसमें एक नाम था राहुल गांधी का, जो अभी भी इन तमाम इश्यूज को उठा रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसी सोसाइटी से उम्मीद करें जो हर चीज को अपनी किस्मत बनाकर बैठ जाती हो, और फिर उसके बाद वो उस तरह का कोई आंदोलन जिसको संविधान इजाजत देता है, जो लोकतंत्र का जीते जागते लोकतंत्र का एक नमूना होता है, वो हर चीज को अपनी किस्मत मानकर अगर बैठ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का कोई आंदोलन, कोई यात्रा शुरू करती हैं ईवीएम को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर, जो लग रहा है कि शायद कल से या किसी भी वक्त उससे शुरुआत हो सकती है, तो उसमें जनता उनका उस तरह से साथ देगी? बहुत मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ। ये क्रक्स ऑफ द मैटर है। ये क्रक्स ऑफ द मैटर इस तरीके से है कि असल में ये भाग्यवाद जो है और नियतिवाद, ये दो चीजों ने इस समाज को जकड़ रखा है। ये जो सरकार है और ये जो समूह है, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, रूलिंग क्लास है, वो अंधविश्वास के माध्यम से, अंधभक्ति के माध्यम से उन्होंने एक अपना, जिसे कहा जाए कि एक आधार समूह एक बड़ा विकसित कर लिया है, जो कि अंधभक्ति कर रहा है। और वो इतने गहरे से जो लोग सवाल उठाते हैं उनसे चिंतित हैं कि डॉक्टर दाभोलकर हों, कॉमरेड गोविंद पानसारे हों, प्रोफेसर गुलबर्गे हों, या जो एक पत्रकार थी
जो है वो हों, सबकी हत्या कर दी जाती है। क्या उनका दोष क्या था? केवल इतना दोष था कि वो तर्क जो है वो समाज के सामने रखने का काम कर रहे थे, अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इन्होंने असल में समाज में अंधभक्ति और अंधविश्वास को किस दर्जे तक बढ़ावा देने का काम किया है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरों को लगता है कि भाई मतलब ये तो ऊपर वाले की अगर ये इच्छा है तो ठीक है, यही हो रहा है, फिर कभी हमारे ऊपर नजर पड़ेगी ऊपर वाले की तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कुल मिला करके मेरा कहना यह है कि हम लोग जो हैं वो तो एकदम साफ है, लेकिन पार्टियां क्या हैं? ये पार्टियां तो इनका आप अगर सिद्धांत देखें, इनका मैनिफेस्टो देखें, तो और इनकी हिस्ट्री देखें अगर आप, तो ये सब जो है तर्क के ऊपर आधारित जो विचार है, समाजवाद का जो विचार है, सोशल एक डेमोक्रेसी का विचार है, लोकतंत्र का विचार है ना, समता और धर्मनिरपेक्षता का विचार है, इसको मानने वाले लोग हैं। तो इनको तो उसे चुनौती देना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अंधभक्ति के अंदर ये भी पहुंच जाते हैं। वो बागेश्वर धाम निकल रहा है बाबा, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वहां कांग्रेसी लाइन लगा देते हैं। अब लाइन लगाने से आप लगा दोगे तो फिर जनता तो पहले से ही मान रही है और आपने जाके आप भी खड़े हो गए, तो वो किसके पीछे अपनी ताकत लगाने का काम करेगी? मेरा कहना यह है कि ये पार्टियों को भी इस मामले के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अंधभक्ति का तोड़ अंधभक्ति नहीं हो सकता। एक देवता का कोई कर रहा है तो दूसरे देवता का कोई दूसरा करने लग गया। आपको लगता है कि इसी तरीके से इस लड़ाई को जीता जा सकता है? इस लड़ाई को जीता जा सकता है केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समाज में स्थापित करके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, तर्क के दृष्टिकोण को इस समाज में स्थापित करके। ये एक बात है। तो आपने कहा इसलिए मैंने टिप्पणी की, लेकिन मैं दो टिप्पणी और करना चाहता हूं। मेरा एक कहना यह है कि देखिए इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने पहले पॉलिटिकल पावर को कब्जाया। पॉलिटिकल पावर कब्जा आने के बाद में ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने जिसे कहा जाए पेट डॉग ब्यूरोक्रेसी बना दिया, और उसके बाद में इन्होंने अपने लोगों को जो है, अपने जो पूंजीपति थे उनसे अपने चैनल्स खरीदवा दिया, तो फिर उसी स्तर के ऊपर गोदी मीडिया जिसे हम लोग कहते हैं वो आ गया। इन्होंने अपने लोगों को न्यायपालिका के अंदर डाल दिया और धीरे धीरे न्यायपालिका को भी अपने गिरफ्त के अंदर लेने का काम किया। तो ये जो पूरा डेमोक्रेसी के जो चार स्तंभ थे, तो विधायिका के माध्यम से इन्होंने कार्यपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर और मीडिया के ऊपर कब्जा किया। अब जब तीनों जब इनके साथ में खड़े हैं, तो अब विधायिका के ऊपर कब्जा करने के लिए इनके पास में बहुत सहूलियत हो गई, क्योंकि अब एक ईवीएम इनके पास में एक है ही है और ये तीनों इनके साथ में खड़े हुए हैं। तो असल में जो करना है इंडिया गठबंधन को या ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको ये जो लोग साथ खड़े हैं इनको हटाना पड़ेगा। इनकी ताकत जो है उसको दूर करना पड़ेगा। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, जनता खड़ी हो जाएगी तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खड़ी नहीं होगी, किसी का साथ नहीं देती। ब्यूरोक्रेसी जो है ये परमानेंट गवर्नमेंट है, इसको समझ में आ जाता है। इसको हवा जब दिखलाई पड़ जाती है, परिवर्तन आ रहा है, तो ये बड़े बड़े लोगों का साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। ये हमने अपने जीवन काल के अंदर बार बार देखा है। मीडिया भी पलटी मारेगा, सब पलटी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खड़े होने की हिम्मत तो करो। और इसके अंदर मेरा एक आखिरी कमेंट है कि आपका आंदोलन से परिवर्तन में विश्वास है या नहीं, ये मूल बात है। अगर आपका विश्वास है, अरे भाई आप फ्रीडम मूवमेंट से निकली हुई पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो पूरे के पूरे ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं, भाई केवल जो लोग इस समय राज कर रहे हैं वही थे ना, जो मोटे तौर पर अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग थे अलग अलग तरीके से, है ना। तो आप लोग तो फ्रीडम मूवमेंट वाले लोग हो, आप तो सोशलिस्ट मूवमेंट वाले लोग हो, आप तो जन आंदोलनों को अलग अलग, पूरा लेफ्ट जो है वो तो आंदोलनकारी समूहों का ही एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप तो मतलब चुनौती दो और आप खड़े हो जाओ। और पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा है, यहां क्यों नहीं हो रहा? ये मेरे समझ के परे है। मेरा कहना यह है, जनता उम्मीद कर रही है आपसे, इंडिया गठबंधन के नेताओं से, महाविकास अघाड़ी के नेताओं से, कि भाई निकलो सड़क के ऊपर आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। अगर साथ देने को तैयार नहीं होते तो बिश्रा जी ये 2 सीट नहीं आ जाती। सोचिए कितनी ऑड्स में आई है, मतलब
कितनी विपरीत परिस्थिति में 240 सीटें आपको दी हैं, अब उसके बाद भी आप कुछ नहीं करने को राजी सड़क के ऊपर, तो जनता क्या कर ले भाई? जनता ने अपना सब कुछ लगा दिया, जनता ने कायदे से आपको मेजॉरिटी दे दी, अब उन्होंने मैंडेट चुरा लिया, उन्होंने 76 सीटों के ऊपर जो है ईवीएम में जितना वोट पड़ा और जितना निकला उसमें मैनिपुलेशन कर लिया, उन्होंने जितना वोट गिना जाना था 6% उसके अंदर बढ़ोतरी का कर लिया, उन्होंने सब गड़बड़ करके जनादेश को एक तरीके से उसका अपहरण कर लिया। अब जनता क्या करे भाई? जनता ने अपना काम कर दिया, अब तो आपका काम है, सत्ता आप चाहते हो, सरकार आप चलाना चाहते हो, पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लाभ है वो आपको मिलने वाला है, तो फिर भाई जनता ने अपना काम कर दिया तो अच्छा मुझे बताइए, मैं क्योंकि हम लोग तो मूल तौर पे आंदोलनकारी है, जिसको मोदी जी आंदोलन जीवी कहते हैं, हम जब लोगों के बीच में आते हैं लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जीना असंभव है, इस समय बच्चे पालना इतना कठिन काम है, महंगाई इतनी ज्यादा है, मतलब दाल रोटी का मतलब 200 रुपए किलो की दाल कौन खा ले? इस समय कोई भी सब्जी जो है 50-60 रुपए किलो से कम कोई नहीं है ना? आलू जो होता था 10 रुपए किलो, मतलब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? तो वो अपनी मजदूरी छोड़ दें और वो जो है सड़क पर आ जाएं, और आप जो है नहीं छोड़ेंगे अपनी पार्लियामेंट, आप अपनी असेंबली नहीं छोड़ेंगे, आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के, आप अपने बिल्कुल जलवे के अंदर आप चलेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा कहना उतरना पड़ेगा, है ना? ये सोचिए, लोग तैयार हैं, इनको जो है आकर के सड़क पर आकर के उसको लीड करने का काम करना चाहिए, नहीं तो भी आप समझिए, मैं ये एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं जेपी आंदोलन जो है मैं उसका समर्थक हूं, उस समूह का मैं हिस्सा हूं, लेकिन आंदोलन किसने शुरू किया था? छात्रों ने शुरू किया, है ना? स्पष्ट याद रखना चाहिए हम लोगों को। फिर जी को के एक मॉरलिटी थी, वो लोग उन्होंने जाकर के जब कहा गया तो उन्होंने उसका नेतृत्व करने का काम किया। 42 का मूवमेंट किसने शुरू किया था? अरे गांधी जी ने कॉल दे दिया, करो या मरो, सब कांग्रेस के लोग जेल के अंदर गए थे, कौन लड़ रहा था? देश की जनता लड़ रही थी। 50,000 लोग शहीद हुए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, तो जनता तो हर समय तैयार रहती है, लेकिन आप तो जरा कुछ इनिशिएट करो। मेरा कहना यह है, थोड़ा सा आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन केवल यात्राएं आंदोलन नहीं होता है, आंदोलन होता है अनिश्चितकालीन। एक बार चुनाव आयोग को घेर करके बैठ जाओ और हो कि जब तक फैसला नहीं होगा यहां से उठेंगे नहीं, है ना? और महाभियोग ले आओ, और जब तक ये राजीव कुमार नहीं हटता तब तक आप बैठो, ये है आंदोलन। और इस आंदोलन के अंदर लाखों लाख लोग अगर आपको सड़क पे ना दिखें, लेकिन करना तो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को है। हम लोग तो आंदोलन वाले हैं, करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आंदोलन केस लगते ही रहते हैं, जेल जाते ही रहते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ज़ाहिर-सी बात है इंडिया गठबंधन को सोचना है कि उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है, उनके लिए भी ये करो या मरो की ही लड़ाई है और ये बार-बार उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। आप 2 जगह के चुनाव होते हैं, आपको लगता है दोनों जगह आपकी सरकार बनेगी, एक आपसे हड़प लिया जाता है, फिर आपको लगता है कि ये दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, दोनों जगह आपकी सरकार बन सकती है और ना सिर्फ एक जगह से आपसे हड़प लिया जाता है, बल्कि वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि मानो महायुति के फेवर में एक सुनामी चल रही थी और लोगों ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया। तो जनादेश की ठगी ना सिर्फ ऐसे हो रही है, बल्कि इस ढिठाई और इस बेशर्मी से हो रही है कि हमें किसी की कोई फिक्र नहीं है। हमें किसी चीज से अगर कुछ मतलब है तो वो है सत्ता, और वो सत्ता वो किसी भी कीमत पर हासिल करेंगे। आप सरकार बना लें तो आपकी सरकार वहां गिर जाएगी, आपकी पार्टियों को तोड़ दिया जाएगा, आप वोट जनता किसी और को दे तो ईवीएम में नतीजे किसी और के पक्ष में आएंगे। तो ये सब कुछ तो एक तरह का सेट पैटर्न है जो लगातार चल रहा है और इसको लेकर कोई बदलाव नहीं है, बल्कि इसमें डॉक्टर संदीप इजाफा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आप किसी भी तरीके से देखें कि जो चीज शायद बहुत मॉडेस्ट या फिर थोड़े बहुत हुआ करती थी, उस पे जब किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने उसमें इजाफा करना शुरू किया और उसकी अति हमने महाराष्ट्र में देखी है। जो हमने अति देखी है कि कितने बड़े पैमाने पर वहां सब कुछ हुआ है और उसके तथ्य सामने है। ये बातें कोई लफाजी नहीं की जा रही है, बल्कि काउंटेड और कास्टेड वोट, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा, बोगस वोटर्स का बढ़ना और वोटर्स का बड़े पैमाने पर कटना। जितना 5 साल में वोटर्स नहीं बढ़े उससे ज्यादा 5 महीने में बढ़ जाना। जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो इस पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं और ये वो हैं
एसवाई कुरैशी साहब, जो ईवीएम को लेकर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। वो हमेशा इसको कहते हैं कि नहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उनको आके उनको भी मजबूर होना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है, और उनको भी राजीव कुमार को लेकर ये कहना पड़ रहा है कि भाई सारी दुनिया बोल रही है, लेकिन जिसको बोलना चाहिए यानी कि राजीव कुमार, वो खामोश है। और वो कहां जाकर बोल रहे हैं? वो अंबानी अडानी के चैनल्स में बोल रहे हैं, और वहां पर जाके उनको सम्मानित किया जाता है। पूछा जाए कि किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा है, और वो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि समाज में निंदा रस जो है उसका इजाफा हो रहा है। ये किस तरह की बेशर्मी है, और ये किस तरह का माहौल पूरे लोकतंत्र का उड़ाया जा रहा है, डॉक्टर संदीप? देखिए, ये सबूत ही काफी है कि उनको एनडीटीवी और अडानी और अंबानी के चैनल्स पे उनको सम्मानित किया जा रहा है। यही बताता है कि वो उनके लिए काम कर रहा है, और यही काफी है आंदोलन के लिए। एक और बात, मैं गंभीर बात कहना चाहता हूँ बुसरा जी, कि इस देश में 1% रिच है और 9% मिडिल क्लास के लोग हैं। 10% लोअर मिडिल क्लास है। ये 20% लोग थोड़े खाते कमाते हैं, जिसमें जो ऊपर का 10% है वो तो बहुत सुपर लाइफ जी रहा है। और जो 80% है वो $4, $1.87 के आसपास है, 100 मान लीजिए, $400 में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 10,000 रुपया महीना। भारत की 80% आबादी 10,000 रुपए में इस महंगाई में जी रही है। सर ने बताया, 50 रुपया आटा है, 200 रुपया तेल है, 175 रुपए दाल है। जो भी खरीदता है उसको सब रेट मालूम है। और सब्जियां कोई दिल्ली जैसे शहर में तो 50 रुपए से नीचे नहीं है, 40 से नीचे नहीं। अब कैसे जी रहे हैं वो जानते हैं। एक्चुअली जनता बहुत ईमानदार और सीधी है, सब समझदार भी है। अब दिक्कत ये है कि उसको हैंड टू माउथ है वो, और उसको समस्या ये है कि वो आंदोलन अफोर्ड नहीं कर सकती है। और ये भी सही बात है कि जिनको तात्कालिक तुरंत जो है सत्ता का लाभ मिलना है, वो तो कुछ 2014 से उन्होंने कोई आंदोलन किया है सिस्टमेटिक। राहुल गांधी जी ने भी जो यात्रा की वो सिविल सोसाइटी के दबाव में की है। जो कर्नाटक में उनको सफलता मिली, वहां सिविल सोसाइटी के लोग थे, देलू कर्नाटका संगठन बना के उन्होंने वेकअप कर्नाटका चलाया। जो बेचारे अपने घर से अपना पैसा पेंशन का लगा रहे थे, उससे काम कर रहे थे। ऐसे लोग काम कर रहे हैं, अपने घरों से खर्च कर रहे हैं, जिनको कोई लाभ नहीं लेना है। लेकिन हकीकत यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के इन संगठनों से और जनता से गठबंधन करना होगा। आप किससे अपनी कंप्लेन करोगे? राजीव कुमार तो कुछ है ही नहीं। राजीव कुमार ने कोई स्टेटमेंट दिया अभी तक? उत्तर प्रदेश में जो बंदूकें तानी गई उन महिलाओं पर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, उत्तर प्रदेश में जैसे लोकतंत्र का हरण हुआ है और लगातार हो रहा है, और जिस तरह से विपक्ष के लोगों को परेशान किया गया है चुनाव में, और सत्ता पक्ष के लोगों को खुली छूट दी गई है। मैंने भारत में बस ये 2014 के बाद ही देखा है कि लोग चुनाव में बोल जाते हैं। लोग घुसपैठिए बोल रहे थे, लोग मैंने साफ साफ पोलराइजेशन कर रहे थे। हेमंत विश्व शर्मा बाबर की औलादों को वो चाह रहा था कि कैसे भी दंगा हो जाए। कोई कार्रवाई की राजीव जी ने? राजीव नहीं कार्रवाई करेंगे, और राजीव सम्मानित ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो क्या करेंगे, कब करेंगे? और ये इस तरह की बातें करने से, लिप सर्विस करने से पार्लियामेंट का भी कोई मतलब नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि पार्लियामेंट में भी एक तरह से तो देखा जाए तो करीब करीब सारे पार्लियामेंटेरियंस को ब्लैकमेल किया जा चुका है। जो भी महत्वपूर्ण है वो एकदम कुछ लोग जेल में रह के चले आए जो ज्यादा सामने आ रहे थे, कुछ लोगों को डरा दिया गया, धमका दिया गया है, सबको एक एक करके एकदम कमजोर कर दिया गया। और ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं अपनी पार्टियों को बचाने के चक्कर में अपनी यूनिटी नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे स्वार्थों में डूबे हुए हैं, जो कि अंत में बचना नहीं है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है अंत में। अभी तो ये लोग 244 क्षमा करेगा 240 पे रुक गए, अगली बार निश्चित 400 लाएंगे, क्योंकि कोई पावर स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं जिसको इन्होंने अपने पॉकेट में न रख लिया हो, जिसका कोई मतलब रह गया हो। कोई मतलब नहीं है। जुडिशरी का मतलब नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मतलब नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नहीं है। मीडिया तो आप देख ही रहे हैं कि 2014 से लगातार उल्टे, मैंने ये भारत में नई प्रथा, नई परंपरा की शुरुआत हुई कि विपक्ष को सवाल करता था, और ये दुनिया का अकेला देश है जहां विपक्ष ही हर काम के लिए जिम्मेदार है। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कार्यपालिका, विधायिका, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब कब जागेंगे ये लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये लोग सोचते हैं कि हम, देखिए ना कि बंगाल को, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पैसा हो या फिर मनरेगा का पैसा हो, जो भारतीय क्षमा करेगा, भारत बेसिकली एक फेडरल स्टेट है, पैसा नहीं मिला है। 1,34,000 करोड़ जो बाकी है झारखंड का, नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहे हैं। तमिलनाडु का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दे रही है केंद्र सरकार। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबको टॉर्चर कर रही है,
सब ठीक से यूनाइट हो और इसका विरोध करें जनता के साथ, जन आंदोलन के लोगों के साथ, और उनके साथ जोड़ के जनता तैयार है। जो गरीब लोग हैं ना, जिनको ये लोग ब्लेम करते हैं कि जनता ये करवा रही, नहीं नहीं, ये जो तथाकथित भारत का मिडिल क्लास है ये करवा रहा है। मिडिल क्लास को यही किया था मोदी जी ने, यही काम किया था गुजरात में। उन्होंने केवल और केवल, अभी भी गुजरात की 33% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन, भारत का सबसे कुपोषित राज्य है, सबसे गरीब राज्यों में से एक है। उन्हीं को अब देखिए, वही मिडिल क्लास क्या कर रहा है, डॉक्टर यूसुफ को और इकरा चौधरी को वहां उस सोसाइटी में, टीआईडी सोसाइटी जो भी सोसाइटी है, वीआईपी सोसाइटी है मुरादाबाद में, वो मार्च निकाल रहा है। उनको खतरा लग रहा है, जबकि मुसलमान और हिंदू जमीन पर स्लम में एक जगह रहते हैं जहां कोई दीवार नहीं है, और उनको कोई खतरा नहीं है। उन डॉक्टर्स को जिनके पास, जिनकी अलमारियों में पैसा है, जो बहुत धनी है, बड़ी बड़ी सोसाइटी में, गेटेड सोसाइटी में रहते हैं, उनको एक मुसलमान के चले जाने से खतरा है। ये नया भारत बनाया जा रहा है जहां 3 बच्चों को बेरहमी से मारा जाता है। उन बच्चों को, एक ओबीसी का है, एक आदिवासी है, उनको इतना जहर दिया गया है विचारधारा का कि वो उन बच्चों को, कि उन छोटे बच्चों को कोई कैसे मार सकता है गाली दे के। तो ये तैयार किया गया है हिटलर के नाजीवाद से प्रेरणा लेकर, एक ऐसा भारत बनाया गया है जिसमें हर व्यक्ति को बम बनाया जा रहा है, मानव बम। और ये मानव बम अपने फूटेगा, भारत विश्वगुरु तो दूर की बात है, भारत कम से कम देश के रूप में खड़ा रह जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती अभी साफ साफ मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे तो टुकड़ों टुकड़ों में भारत दिख रहा है। जी, बहुत गंभीर बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, और ये बहुत सोच विचार करने की चीजें हैं कि अगर बच्चों के मन में भी इस तरह कुछ का ज्यादा जहर गंभीर तो बोया नहीं जा हो गई रहा है। बुसरा जी, क्योंकि ये लोग तो जी, ये लोग तो बेसिकली, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। मैं कोई जी, गंभीर बहुत बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और जी। ये भारत में चल रहा है, इसीलिए बिल्कुल, मैंने लेकिन कहा। नहीं, बिल्कुल आप, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं वो गंभीर बातें ही हैं, और वो बातें वो हैं जिन पर बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो देश हमें मिला है, आखिर वो देश कहाँ जा रहा है और कहाँ ले जाकर उसको खड़ा किया जा रहा है, और दुनिया में किस तरह से वो जाना जा रहा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ देश की है, इस देश को बचाने की है, इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। और वही बात यहाँ पर जो भी राइट थिंकिंग लोग हैं, जो इस संविधान और इस देश की आत्मा और लोकतंत्र में यकीन करते हैं, वो सब बेचैन होकर अपनी बातों को रख रहे हैं, और वही हम सब आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप यादव जी, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर सुनीलम जी, आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।